नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं द्विघात समीकरण कक्षा 10 की अध्याय नंबर 4 का जो ये पार्ट है उसमें देखिए सबसे ज़रूरी है द्विघात समीकरण के। पहले तो हमने यह समझा कि द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। अब हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीख रहे हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के। पहला प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो यहाँ हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? माइनस ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद है। तृतीय पद को प्रथम पद से गुणा कीजिए तो हमारे पास आ रहे हैं माइनस 10x स्क्वायर। अब हमें दो माइनस 10 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पर माइनस 10 आए और जोड़ने पर माइनस 3 आए। तो 10 के गुणनखंड होते हैं 1 गुणा 10 और 2 गुणा 5। तो यहाँ पर मुझे माइनस के 10 चाहिए तो मैं एक बार यहाँ माइनस का निशान लगा देता हूँ। 10 को माइनस 1 से गुणा करने पर आते हैं माइनस के 10 और 5 को माइनस 2 से गुणा करने पर अभी आते हैं माइनस के 10। जोड़ने पर क्या आते हैं? 5 में माइनस 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास आते हैं प्लस के 3। लेकिन मध्य पद हमारा माइनस का 3 है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि 5 को माइनस का करें और 2 को प्लस का रखें। ठीक है, तो दोनों को गुणा करने पर माइनस 10 ही आ रहे हैं और जोड़ने पर दोनों को हमारे को मिलते हैं माइनस के 3। तो हमारे गुणनखंड हो गए हैं माइनस 5 और प्लस के 2। यहाँ हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर और माइनस 5x में से कॉमन आ गया है x, यहाँ बच गया है x माइनस 5। अगले दो पदों में से 2x और माइनस 10 में से कॉमन आ गया 2, तो यहाँ पर भी बच रहे हैं x माइनस 5 बराबर 0। ध्यान देने वाली बात यह होती है कि दोनों पदों में x माइनस 5 ही कॉमन आएगा। x माइनस 5 को बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास बचते हैं x प्लस 2। इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो यह संख्या 0 है या यह संख्या 0 है। तो हम यह निकाल लेते हैं कि या तो x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। प्रथम स्थिति में जब हमने x माइनस 5 बराबर 0 माना है तो हमारा उत्तर आता है प्लस का 5 और यहाँ पर हमारा उत्तर आता है x बराबर माइनस का 2। तो हमारे दो मूल हो गए हैं x बराबर 5 और माइनस 2। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2। यहाँ हमें दो संख्याओं ऐसी ढूंढनी है जिन्हें गुणा करने पर तृतीय पद प्रथम पद, जिन्हें गुणा करने पर 5 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 2, 5 दूनी 10, जिन्हें गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो ऐसी संख्या हमारे पास बनती हैं 5 गुणा 2 बराबर 10 होते हैं और ये 5 प्लस 2 बराबर 7 होते हैं। तो हमारे पास जो टुकड़े होंगे वो हो गए 5 प्लस 2। अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस मध्य पद का हमने विभाजन कर लिया है, यह हो रहा है 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। 5x 7x को मैंने 5x प्लस 7 2x लिखा है। अगली पंक्ति में जाने पर यहाँ पर केवल x कॉमन आ रहा है तो अंडर रूट 2x प्लस 5 बच गए। इन दोनों में अंडर रूट के 2 कॉमन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं वह हम समझ लेते हैं कि 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। तो इस 2 में से जिसे हम अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख रहे हैं, एक अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो बच गया अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2 यहाँ बाहर आया है तो 5 अंदर रह गया। तो हमारे पास फिर वही दो गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं अंडर रूट 2 x प्लस 5 और x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। फिर हम वही लिखेंगे या तो अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 है या x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 है। प्रथम स्थिति में देख लेते हैं
जब यह 0 हो तो x बराबर प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का, √2 जो कि इसके गुणा में है, पक्षांतरण करने पर भाग में, या x बराबर माइनस के √2। तो हम लिखेंगे √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 0 के मूल क्या क्या है, एक तो आ गया हमारे पास -5 √2 व -√2। ठीक है, हम इसे x बराबर -5 √2 और -√2 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न को हल करने के लिए हमें यह देखना होगा कि बटे में 8 है। पहले हम चाहें तो इस सवाल को हल करने के लिए इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। किस तरह से सरल कर सकते हैं? पूरे समीकरण को 8 से गुणा करने पर, तो 8 को 2 से गुणा किया तो 16x² माइनस 8 को x से गुणा किया तो 8x, 1/8 को 8 से गुणा किया तो 1 बराबर 8 को 0 से गुणा किया तो 0। यह बात समझने की है कि जब हम किसी संख्या से पूरे समीकरण को गुणा करते हैं तो बाएं पक्ष का प्रत्येक पद गुणा होता है और दाएं पक्ष का भी प्रत्येक पद गुणा होता है। यहाँ हम लिखेंगे 8 समीकरण को 8 से गुणा करने पर, यह लिखना ज़रूरी है। जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर करें तब भी हमें ध्यान रखना है कि हमने जो जो चीज़ें की हैं उनको हम समय समय पर लिखते रहें। अब हम देखते हैं कि 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ें तो माइनस के 8 आए और गुणा करें तो 1 को 16 से गुणा करने पर आता है 16, तो 16 आए। तो हम जानते हैं कि 1 को 16 से गुणा करने पर 16 आते हैं, 2 को 8 से गुणा करने पर 16 आते हैं और 4 को 4 से गुणा करने पर भी 16 आते हैं। अब इनका जोड़ 8 कब होता है? अगर ये दोनों संख्याएं 4 और 4 माइनस के हों तो इन्हें दोनों को गुणा करने पर प्लस के 16 बनेंगे और जोड़ने पर माइनस के 8 बनेंगे। तो हमारे दो टुकड़े हो जाते हैं -4x -4x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दो पदों में जो कॉमन आ रहा है उसे लिख लेते हैं। पदों में कॉमन 4x आ रहा है क्योंकि 16 में भी 4 का भाग जाता है और इसमें भी 4 का भाग जाता है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इन दोनों का लसाअ हम बाहर ले लेते हैं, इन दोनों का मैसे हम बाहर ले लेते हैं। इन दोनों का मैसे 4 है तो बाहर ले लिया। ठीक है, 4 का 16x² में से 4x हमने कॉमन लिया है तो अंदर बच गए 4x माइनस 4x पूरा का पूरा कॉमन लिया है तो यहाँ रह गया 1 माइनस, यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। कोई भी संख्या कॉमन नहीं होने पर हम 1 को कॉमन लेते हैं, 4x और 1 का मैसा पे 1 बनेगा, अंदर रह जाएंगे 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर ये दोनों पद एक जैसे हैं, उभयनिष्ठ पदों को फिर से कॉमन लेने पर यह बन गया 4x माइनस 1। तो या तो 4x माइनस 1 बराबर 0 या ये दोनों ही एक जैसे हैं तो हम दोनों को लिख देते हैं। दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास जो x के मान आ गए हैं वह आ गए x बराबर 1/4 और 1/4। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल बराबर 1/4 और 1/4। इस सवाल को हम पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं। इस सवाल को हम पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे अगले प्रश्नावली में आएगी। तो इस तरीके से हमने जो महत्वपूर्ण सवाल थे पहले प्रश्न के 3 सवाल वो हमने हल कर लिए हैं। अब जो कठिनाई आती है हमें वह यह आती है कि जब प्रश्न दिया हुआ हो तो उसका इबारत में दिया हुआ हो, कथन में दिया हुआ हो तो उसका प्रश्न कैसे बनाना है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो पहली गलती हम कई बार ये कर देते हैं, माना एक संख्या x और दूसरी संख्या बराबर y और फिर इन दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है। तो यह जो तरीका है यह गलत है। इस तरीके से करने पर यह सवाल बड़ा हो जाएगा। हमें यह समझना होगा कि यह द्विघात समीकरण का प्रश्न है तो हमें द्विघात समीकरण के माध्यम से ही इस प्रश्न को करना है। कैसे करना है? माना पहली संख्या है x, तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है? दूसरी संख्या क्या होगी? उन दोनों का जोड़, चूंकि 27 है इसलिए हम क्या करेंगे,
कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या होगी x में से 27 घटाने पर जो प्राप्त होगा वह, तो सॉरी दूसरी संख्या होगी 27 में से x घटाने पर जो प्राप्त होगा, क्योंकि उन दोनों का जोड़ 27 है तो 27 बड़ा है, तो 27 माइनस एक्स, तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों का जोड़ 27 हो रहा है। तो x में 27 माइनस एक्स जोड़ने पर माइनस से माइनस कट गया और इन दोनों का जोड़ क्या आ गया 27, तो हमारे जो हमने माना है वह तो सही है। अच्छा जी, अब वह दूसरा प्रतिबंध उसने दिया है कि उन दोनों का गुणनफल 181 है, 182 है। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो रहा है 181, सॉरी 182, 182। अब हमें पता है पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, तो हमने लिख दिया x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। हम इसे थोड़ा सा सरल कर लेंगे, x को 27 से गुणा किया तो 27x माइनस x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस का 182, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो माइनस का 182 बराबर 0। इनको क्रम में जमाएंगे। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप यह होता है कि जो अधिकतम घात है उसको पहले लिखना है, उसके बाद x की उससे छोटी घात को लिखना है। तो हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। अब चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का है, यह सवाल अभी भी हल हो सकता है, लेकिन यह माइनस के निशान को हटाने के लिए पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर देंगे। पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस माइनस के निशान से गुणा हुआ प्लस हो गया, माइनस के निशान प्लस से गुणा हुआ माइनस हो गया, माइनस के निशान माइनस से गुणा हुआ 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लिख देंगे समीकरण को -1 से गुणा करने पर। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद, अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें गुणा करने पर प्लस का 182 आए और जोड़ने पर -27 आए। तो इसके लिए आपको जितना आपका शार्प माइंड होगा उतना जल्दी आप इसको ढूंढ लेंगे। आप देखिए कि 27 के इन दो संख्याओं का जोड़ हो रहा है, तो मोटा मोटा हम देखते हैं तो 27 हो जाता है। वैसे तो 10 और 17 का जोड़ भी 27 है, गुणा किया तो 170 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं 11 और 16, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे इकाई का अंश आएगा, तो ये नहीं हो सकता। 12 और 13 करके 12 और हमारे कर लेते हैं हम 12 और 15, तो 15 दूनी 30, इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 13 और 14 कर लेते हैं, 13 और 14 करते हैं तो इनका गुणा आता है 182। तो हमारे पास इन दोनों का गुणा आ रहा है 182 और जोड़ आ रहा है इन दोनों का 27। तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये द्विघात समीकरण बन चुका है। द्विघात समीकरण से हम कॉमन ले लेते हैं x माइनस 13 और यहाँ माइनस के 14 कॉमन ले लिए, तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दो पद बन गए x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। तो या तो ये 0 के बराबर है या 0 के बराबर है, या तो x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 13 और x बराबर आ गया 14। तो हमें दो संख्याएं प्राप्त हो रही है, या तो x 13 है या x 14 है। तो हमें दो संख्या बनेंगी, या तो संख्या होगी 13 और 14 या संख्या होगी 14 और 13। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 हो। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य प्रश्न हल करना नहीं है बल्कि प्रश्नों को समझना है, क्योंकि गणित में प्रश्न अलग अलग भाषाओं से आ सकते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो माना एक या माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर
दूसरा शब्द बोला क्रमागत है। क्रमागत का मतलब अगर पहला 13 है तो दूसरा 14 होगा, पहला 20 है तो दूसरा 21 होगा। मतलब अगर पहले जो भी है उससे अगला वाला उसमें एक आगे बढ़ के होता है, तो हम यहाँ पर तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, यह स्वतः ही x प्लस 1 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है वो, प्रश्नानुसार ये हो गया x प्लस 1। आगे कह रहा है जिनके वर्गों का योग, मतलब इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है और उन दोनों को जोड़ना है। प्रश्नानुसार क्या किया, पहले वाले का वर्ग और दूसरे वाले का वर्ग, उन दोनों का जोड़ है 365 के बराबर। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस यह जो बन गया है वह बन गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। यह भी एक्स स्क्वायर है, यह भी एक्स स्क्वायर है, दोनों को जोड़ देते हैं 2x स्क्वायर 2x। 365 इधर आएंगे, ये इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के होंगे। और एक में माइनस 365 जोड़ने पर हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 इज इक्वल टू 364 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है और इसके अंदर भी इसके गुणनखंड में 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, या हम यह कह सकते हैं संपूर्ण समीकरण में 2 का भाग देने पर। तो क्या क्या बनेगा हमारे पास, इसमें 2 का भाग दिया एक्स स्क्वायर, इसमें 2 का भाग दिया प्लस के x बचेंगे, इसमें 364 में 2 का भाग देंगे तो 182 बचेंगे और लास्ट में बच गया 0। तो यह भी सवाल कुछ पिछले सवाल जैसे बन गया है, जहाँ पर 2 गुणनखंड हो जाएंगे, एक माइनस का 13 और एक प्लस का 14। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर प्लस के 1 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 182। तो सीधा सा लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 14x। 14 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस का x चाहिए मुझे। ठीक है, माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए। x यहाँ पे इन दोनों में x प्लस 14 कॉमन आ गया, माइनस 13 यहाँ पर कॉमन आ गया, x प्लस माइनस का निशान बाहर आ गया था तो अंदर प्लस का बच गया है, 14 बराबर 0 और ये आ गए हैं x प्लस 14 और x माइनस 13। अब हमारे पास 2 गुणनखंड है, इन दोनों के माध्यम से हम x का मान निकालेंगे। तो एक बार x का मान आ जाएगा माइनस का 14 और एक बार आ जाएगा प्लस का 13। अब उसने कहा है कि धनात्मक संख्याएं हैं, उसने कहा है कि संख्याएं क्या है, धनात्मक। तो यह तो हमारा उत्तर नहीं है, हमारा उत्तर तो धनात्मक संख्या है, तो हमारा उत्तर होगा 13। तो हम लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि दोनों क्रमागत हैं तो वो हो गया x प्लस 1 है तो हमारा वो हो गया 14। ठीक है, सवाल में हमें ध्यान ये देखना है कि सवाल को रटना नहीं है, सवाल को समझना भी है। ठीक है, अब कुछ एक बात भाई, अगर आपको लग रहा है कि भाई वीडियो में कुछ गड़बड़ है तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। सवाल को मैंने पहले हल कर दिया है ताकि ज़्यादा समय खराब नहीं हो। अपन सवाल को समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए, माना समकोण त्रिभुज का आधार x, क्योंकि ऊंचाई किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आधार पर, तो हमें आधार को x मानना पड़ेगा। आधार मैंने मान लिया x, तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। x में से 7 कम कर दिए। अब कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। 3 चीज़ें दी हैं, आधार, लंब और आधार, ऊंचाई और कर्ण। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय अनुसार आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। आधार की जगह आधार का मान रखा जो कि हमने माना है x, लंब मतलब ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं उसको इस जगह x माइनस 7 का स्क्वायर कर दिया, बराबर कर्ण उन्होंने दिया है 13 तो 13 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यह है जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू रख दी हमने,
एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब दो लिख के 7 और x से गुणा करना है, तो 2 को 7 से गुणा किया तो 14 और x से गुणा किया 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, बराबर 13 का स्क्वायर 169 169, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ गए तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 169 का पक्षांतरण किया इधर आए तो माइनस के होंगे, प्लस के 49 में माइनस के 169 जोड़े तो माइनस के 120 आ गए। अगली पंक्ति में जाते हैं, दिस एम्प्लाइज। अब क्या किया मैंने कि संपूर्ण समीकरण में 2 का भाग दे दिया। मुझे यहाँ भी 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 14 के गुणनखंड में 2 होते हैं, 120 के गुणनखंड में भी 2 आते हैं, 2 गुणा 60 होता है, तो 2 का पूरे समीकरण में मैंने भाग दे दिया। 2x स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो एक्स स्क्वायर बचे, 14 में 2 का भाग दिया तो माइनस के 7 बचे, माइनस के 120 में 2 का भाग दिया तो 60 बचे, ओके, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, हम इसका गुणनखंड करेंगे, ये तो द्विघात समीकरण बन गया, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर माइनस के 60x स्क्वायर आए और जोड़ने पर माइनस के 7x आए। तो जितना आपका दिमाग क्विक होगा, जितनी आप छोटे छोटे सवाल कर लेंगे, उतना जल्दी यह सवाल आप समझ जाएंगे। तो मैंने 2 संख्याएं हो गई है मेरी, माइनस के 12x और प्लस के 5x, ठीक है, माइनस के 12x और प्लस के 5x। अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 12x में मैंने x कॉमन लिया तो अंदर क्या क्या बच गया, x बच गया, माइनस के 12 बच गए, प्लस यहाँ पर इसमें भी 5 है और इसमें भी 5, 60 5 का गुणनखंड होता है 12 गुणा 5, तो 5 को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x माइनस 12, इसके पास भी x माइनस 12, इसके पास भी x माइनस 12, तो x माइनस 12 को लिया कॉमन, बच गया कौन कौन, x प्लस 5 अलग हो गया। अब वही स्थिति आ गई है कि 2 संख्याएं जिनका गुणनफल 0 है तो निश्चित रूप से उनमें से एक संख्या 0 होगी। तो एक बार या तो x माइनस 12 बराबर 0 है तब तो x बराबर आ गया 12, या x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर आ गया माइनस का 5। अब उसने कहा है कि आधार, हमने x को माना था आधार को, आधार तो हमेशा धनात्मक संख्या ही हो सकती है, ऋणात्मक संख्या तो नहीं हो सकती, तो हमारा जो यह मान है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई, इससे 2 सेंटीमीटर कम है, सॉरी 12 से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाता है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ऊंचाई बराबर हो गई है 12 में से 7 घटाने पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जगह का थोड़ा सा रहता है स्पेस की वजह से, और वीडियो को क्या है पूरा देखो। अगर कहीं पे भी आपको कोई स्टेप में ऐसा लगता है कि ये स्टेप काट दी गई है या ये स्टेप समझ में नहीं आ रही, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अपन उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको डाल दूंगा ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए। बाकी सवाल तो ये पासबुक में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको करना ही है, लेकिन सवाल को गणित में जितना आप समझ कर करते हैं उतना आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है। तो अगला सवाल हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग है, छोटा उद्योग जिसको कुटीर उद्योग बोलते हैं, कम लागत पे किया हुआ उद्योग, एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन, किसी दिन ऐसा हुआ कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की कुल संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो अपन को इसमें छोटी छोटी बातों को समझते हुए करना है। कैसे कि देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, आपको निर्मित बर्तन ज्ञात करने हैं, बर्तनों की संख्या निकालनी है। कुछ बर्तन बना रहा है तो माना कि एक दिन में निर्मित बर्तन है हमारे पास x, ठीक है। अब एक विशेष दिन क्या हुआ, प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या हुआ, जितने उस दिन बर्तन बनाए गए बर्तनों की कुल संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो बर्तनों की कुल संख्या मैंने क्या मानी, x, उसका दुगना कुल संख्या का दुगना 2x प्लस 3 अधिक थे तो प्लस के 3। तो अब क्या करना है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये, मतलब उस दिन टोटल बनाने में खर्च हो गए 90 रुपये। ये तो हमने 2x प्लस 3 तो क्या निकाला, एक नग का। भाई एक चीज मालूम, मटका ही बना रहे हैं,
तो एक मटका बनाने की जो कीमत उस वक्त लगी वो थी 2x + 3, ठीक है। और एक मटका बनाने में खर्चा कितना आ रहा था, एक दिन में कितने मटके बनाए x, तो टोटल जितने मटके बनाए तो उनकी टोटल निर्माण लागत कितनी हो गई, मटकों की संख्या और मटकों एक मटके की लागत, दोनों को गुणा कर देंगे ना। देखिए एक दिन में निर्मित बर्तन मान लो 4 है और लागत कितनी है एक बर्तन की, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 4 बर्तनों की कितनी होगी, 11 को 4 से गुणा करेंगे तभी तो टोटल लागत आएगी। इसलिए हम यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 3 से कि भैया माना एक दिन में निर्मित बर्तन है x, प्रत्येक नग की निर्माण लागत आ रही है 2x + 3, प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत हो गई x × 2x + 3। प्रश्नानुसार क्या है, टोटल निर्माण लागत कितनी है 90, वैल्यूज रख दीजिए x 2x + 3 बराबर कितना हो गया 90 के, हमारे हिसाब से तो आ रही लागत ये उन्होंने बताई 90, तो आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए x को 2x से गुणा किया 2x², x को 3 से गुणा किया 3x, 90 पक्षांतरण होकर इधर आया, इधर माइनस प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया। अब हमें वही दो टुकड़े करने हैं, किसके दो टुकड़े करने हैं, -90 को गुणा किया 2 से तो आ रहा है माइनस का 180। हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिन्हें गुणा करें तो माइनस के 180 आए और जोड़ें तो प्लस के 3 आए, ठीक है। हमको मिल गए एक तो प्लस के 15 और एक माइनस के 12x, तो टुकड़े हो गए 2x² + 15x - 12x - 90, ठीक है। अब कॉमन ले लिया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इनमें तो केवल x के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो हमने x लिख लिया, अंदर क्या क्या बच गया 2x + 15 बच गए, कोष्टक बंद माइनस, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 6 कॉमन आ रहा है क्योंकि 6 के पहाड़े में 12 भी आते हैं और 6 के पहाड़े में 90 भी आते हैं, तो 6 कॉमन ले लिया, बच गया क्या 2x + 15। अब 2x + 15 दोनों के पास है तो 2x + 15 कॉमन आ गए, बच गया क्या x - 6। अब दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो या तो ये 0 के बराबर है या ये वाला 0 के बराबर है, यहाँ 0 के बराबर किया तो x बराबर आ रहा है 6 और 2x + 15 को 0 के बराबर किया तो x बराबर आ रहा है -15/2। x क्या है हमारा, x है एक दिन में निर्मित बर्तन, तो बर्तन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते ना, या तो बर्तन 1 बनेगा 2 बनेगा 3 बनेगा, -1 -2 तो बन ही नहीं सकता, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा उत्तर हुआ अतः एक दिन में निर्मित बर्तन बराबर x, तो निर्मित बर्तनों की संख्या हम बता दी हमने, x क्या 6, और प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत हमने क्या मानी थी 2x, x की जगह आ गया 6 + 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 18 रुपये, एक की आ गई अपने पास 18 रुपये, तो इस तरह से हमारे 12 और 3 15 रुपये सॉरी, तो एक उसकी हमारे पास लागत आ गई 15 रुपये। तो इस तरीके से हमारे ये सवाल हल हो गए हैं। प्रश्नों को मैंने इसीलिए हल किया है कि आप द्विघात समीकरण किस तरह से बनता है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि इस प्रश्नावली में खत्म हो जाती है, आगे जो दूसरी विधि आएगी उसे हम हल करेंगे बाद में। अगर चैनल आपको अच्छा लगा है, ये वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियोस को। देखो बेटा, सवाल को आप कहीं से भी करिए लेकिन समझ के करिए, भाई चाहे पास रूम से कर रहे हो, आपके अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, तो उन अध्यापक की से भी जब तक चीज़ क्लियर नहीं हो तब तक उसको समझिए। जितने ज़्यादा आप प्रश्न करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से प्रश्न कीजिए, इतना कोई कठिन काम नहीं है, गणित से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम साथ में पढ़ते रहे तो आगे गणित के सारे सवाल हम हल कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।